तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओम शांति ओम की पूरी स्क्रिप्ट शायद 45 दिन में लिखी गई थी। मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखी फराह मैम के लिए, तो उसमें करीब 8 महीने लगे थे। वो जो तरक्की मिलेगी उसके बाद भी अगर इंसान नहीं बदले तो मुझे लगता है वही वही असली परख होती है इंसान की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शुक्ला स्वागत करता हूं आपका द वेब टॉक शो में। और जैसा कि आपको पता है, वेब टॉक शो हमेशा नए नए फील्ड के लोगों को लेकर आता है, कभी एक्टर्स को, राइटर्स को आपके सामने और उनसे रूबरू कराता है, उनसे हम बातचीत करते हैं, आपकी बातों को उन तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही आज मेरे साथ एक बहुत ही शानदार एक्टर रोहित भाई जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम किया है, वेब सीरीज़ करी है। अभी हाल ही में उनकी वेब सीरीज़ लव जी एक्शन है, बहुत ही अच्छी है। फॉरगॉटन आर्मी में आपने उन्हें देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, एक अलग तरीके का काम करके दिखाया है हमें। तो आज हम बात करते हैं। रोहित भाई, स्वागत है आपका वेब टॉक शो में। थैंक यू सूरज। रोहित भाई, ये कितनी अच्छी बात है कि मैं भी यूपी से और आप भी यूपी से हैं। तो और ये चीज़ मैंने देखी है कि बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं तो अगर अपने अपने शहर के लोगों से, फिर अपने प्रांत के लोगों से मिलते हैं तो एक अलग खुशी होती है। सपोज करिए मैं अगर मुंबई गया और वहाँ पे मुझे 4 लोग मिले, उसमें से मुझे पता चल गया कि एक लड़का है या एक बंदा है वो लखनऊ का रहने वाला है या फिर यूपी साइड से है, तो वो एक अलग खुशी होती है कि यार ये मेरे साइड का बंदा है, मैं इससे ज़्यादा क्लोज हो जाऊँ, ज़्यादा बातचीत करूँ या मैं कुछ जानूँ। एक अपना फील देता है वो, हालांकि उससे हम आज के पहले कभी मिले नहीं होते। तो वो चीज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो वही मैं आप सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप इटावा से हैं, तो इटावा के बारे में कुछ बताएं। इटावा एक जो लोग नहीं जानते इटावा के बारे में, इटावा एक छोटा सा कस्बा है कानपुर और आगरा के बीच में। और मैं लेकिन इटावा से हूँ जरूर, लेकिन इटावा में बहुत ज्यादा समय मैंने नहीं बिताया है। 12th तक मैं इटावा में था और उसके बाद मैं लखनऊ आ गया था। तो थिएटर वगैरह मैंने सब लखनऊ में किया, ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ से की, एनएसडी की तैयारी मैंने लखनऊ से की। तो हाँ, मतलब एक छोटा सा कस्बा है, बहुत विकसित नहीं है, अभी काफी कुछ हो गया है। अभी शायद पहला मॉल खुला है कुछ 4 साल 5 साल पहले तो लेकिन हाँ, मतलब इटावा का हूँ। और अब लखनऊ की यादें कुछ ज्यादा है, क्योंकि जब जवान हो रहे होते हैं, जब थोड़ा घूमने फिरने का ऐसा होता है, तो वो समय पूरा लखनऊ में गुजरा है। तो लखनऊ में, हाँ, वो मैं आपके एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी आपने बोला था कि आप लखनऊ में जो आपने नाटक स्टार्ट किया था, तो नुक्कड़ नाटक वगैरह आप लखनऊ में करते थे, तो वो एक आपको बहुत अलग फील देता था। आप कहीं पे भी खड़े होकर नुक्कड़ नाटक कर सकते थे, वो आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया था। तो जी। नाटक से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। आपने 2011 में एनएसडी पास आउट किया और उसके बाद फिर वो, लेकिन उसके पहले भी नाटक जो करते थे आप, वो सिलसिला कहीं ना कहीं हो सकता है स्कूल से शुरू हुआ हो, या फिर यहाँ भी टाउन में जब रहे हो या लखनऊ आए हो तब से शुरू हुआ हो। तो थोड़ा सा वहां से मैं जानना चाहूंगा कि पहले से वो शुरुआत कब हुई नाटक की? नाटक की शुरुआत तो, हालांकि जब तक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो तब तक तो ऐसा था कि कभी कभार एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, 2 डायलॉग बोल ली, तो उस टाइम पे सीरियस नहीं था एक्टिंग को लेके कुछ। लेकिन क्या होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो शायद 10th के बाद से सोच लेते हैं कि अभी क्या करना है 12th के बाद। मेरा क्या था, 12th करते करते तक मैं डिसाइड कर नहीं पाया था मुझे करना क्या है। तो हालांकि जब 12th हो गया तो फिर ये था कि क्या किया जाए। तो मैंने एक काम ये जो किया कि मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी, कि मुझे पढ़ना तो नहीं है, कि पढ़ाई में मजा आता नहीं है, करना क्या है ये नहीं पता था। तो सोचा कि कुछ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करता हूँ। तो फैशन डिजाइनिंग की तैयारी की मैंने। निफ्ट और पर्ल, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके एंट्रेंस की तैयारी की तकरीबन 5-6 महीने, और दोनों एग्जाम भी दिए और दोनों में ही फेल भी हो गया। और फिर उसके बाद सोचा क्या किया जाए। तो फिर ऐसा था कि मॉडलिंग करते हैं, तो फिर लखनऊ में मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। मिस्टर लखनऊ में भी सेकंड रनर अप आ गए, फिर उससे भी मन भर गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर लगा कुछ कंप्यूटर्स में करते हैं, तो फिर एनआईटी में एडमिशन ले लिया और वहां से मैंने सीआईटी किया। सीआईटी इज सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सी++, जावा, एचटीएमएल, वेब लैंग्वेजेस, फोटोशॉप, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सब कुछ सिखाते हैं। ये भी कर लिया, 6-7 महीने का कोर्स, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद लखनऊ शहर में, बिकॉज इटावा में तो थिएटर होता नहीं था, तो जानते ही नहीं थे कि थिएटर जैसी भी कोई चीज होती है। फिर लखनऊ शहर में एक नाटक देखने का मौका मिला। वो जब नाटक देखा तो दिमाग घूम गया कि ये क्या चीज है, ये मुझे करना है। तो नाटक खत्म होने के बाद उस नाटक के डायरेक्टर से मिला और मैंने कहा कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आप आ जाइए कल से रिहर्सल में। तो रिहर्सल में जाके रिहर्सल में बैठने लगा।
बैठते बैठते 1-1.5 साल का गुजर गया, पता नहीं चला, और धीरे धीरे समझने लगा। फिर एनएसडी नाम की जगह के बारे में पता चला कि एनएसडी नाम की कोई जगह है जहाँ एक्टिंग की पढ़ाई होती है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू की ताकि मैं एनएसडी जा सकूं। तो नाटक तो ऐसे शुरू हुए। बिल्कुल, तो वो मतलब एक बहुत ही काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप उसके साथ लगे रहे तो वो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल हो गया आपके लिए। जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एनएसडी को, क्योंकि एनएसडी इतना आसान है नहीं। अभी के जो सिनेरियो से मैं देखता हूँ, जो पहले भी, क्योंकि मैंने भी थिएटर किया है, मैं अभी भी थिएटर कर रहा हूँ, तो मुझे भी जो मतलब सर बताते हैं वहाँ पे कि एनएसडी इतना आसान है नहीं, क्योंकि हमारे जो सर हैं वो भी एनएसडी से पास आउट है, तो वो भी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं कि क्या क्या कुछ करना पड़ता है। आप प्राइवेट प्लेस भी कर सकते हो बाहर जाके। तो वो दिल्ली जाने के बाद वो कैसे प्रोसीजर, क्या चीज़ें हुई? मैं आपका एक इंटरव्यू और सुन रहा था, उसमें आपने ये भी बताया था कि आप जब पहली बार दिल्ली गए तो वहाँ पे क्योंकि आप छोटे शहर से गए थे, तो वहाँ के जो लोग आपको मिलते थे कई बार अंग्रेजी में बोलते थे, तो वो आपको थोड़ा अटपटा लगता था, वो आप चीज़ें आप शेयर कर रहे थे। तो थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में बताएं कि वो शुरुआत कैसे हुई वो चीज़। हाँ, तो क्या क्या होता है एनएसडी में, अगर आप एनएसडी जाना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन अगर आपको करना है तो उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपने मिनिमम 6 नाटक किए हों, भले ही एज एक्टर किए हों, एज लाइट डिजाइनर किए हों, एज बैकस्टेज, कुछ भी, आपने 6 नाटकों में आपने सहभागिता की हो। तो मेरे तो कुछ 12-13 नाटक हो गए थे ऑलरेडी, बिकॉज मैं तो एक दिन में 2-2 3-3 नाटक कर रहा था, क्योंकि पैशन था बिल्कुल कि नाटक तो करना ही है। और समय इसलिए मिल पा रहा था कि ग्रेजुएशन में करस्पॉन्डेंस से कर रहा था, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ग्रेजुएशन का मेरा पर्पस ये है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना है। मुझे ग्रेजुएशन इसलिए चाहिए ताकि मैं एनएसडी में अप्लाई कर सकूं। तो इस तरह से मेरी जब तक 3 साल की ग्रेजुएशन हुई, और उन 3 सालों में मैंने जम के थिएटर किया, जम के। किसी प्ले में लाइट कर रहा हूँ, किसी प्ले में एक्ट कर रहा हूँ, किसी प्ले में बैकस्टेज हूँ, किसी प्ले में सिर्फ सामान उठा रहा हूँ और ले जा रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं था कि मुझे अपने नंबर ऑफ प्लेज रिज्यूमे में बढ़ाने थे। उसका पर्पस ये था कि थिएटर से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, मैं सबके बारे में जान जाऊं, कि लाइटिंग भी कैसे होती है, सेट में क्या होता है, एक्टिंग में क्या होता है, मेकअप में क्या होता है, ताकि जितने ज्यादा नाटकों में काम कर सकूं, मेरा अनुभव थोड़ा बड़ा हो सके। और एनएसडी का एग्जाम दिया। एनएसडी का एग्जाम जिन्होंने भी आपको बताया, सही बताया, बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अब तो खैर 26 सीट्स हो गई हैं। मेरे जमाने में जब मैंने दिया था 20 सीटें होती थी, और पूरे इंडिया से सिर्फ 20 लोग सिलेक्ट होते थे। और उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, और उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद तकरीबन 100-150 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। और उन 100-150 लोगों की कुछ 4 दिन की वर्कशॉप होती है। उस वर्कशॉप से 20 लोग सिलेक्ट होते हैं जो फाइनली कोर्स करते हैं। और उस साल 2008 में पूरे यूपी से मैं ही सिलेक्ट हुआ था। तो हाँ, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत थी, सारे गुरुओं की, जो जिनके साथ लखनऊ में मैंने थिएटर किया, सबका योगदान है उसमें, सबकी मेहनत है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत ज़रूरी हर फील्ड में करनी पड़ती है, लेकिन थिएटर को लेकर हम देखते हैं कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी मेहनत करके आगे जाएंगे भी नहीं जाएंगे, या कितना आगे जा सकते हैं, क्योंकि जी काम मिलना इतना कोई लिखा नहीं होता कि काम मिलना ही है या कब मिलना है। तो वो जी। चीज़ें काफ़ी जरूरी रखती हैं एक आर्टिस्ट के लिए। फिर उसके बाद आपने एक प्ले किया था झुमरू और जंगूरा करके, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो प्ले कैसे मिला। वो मतलब पहला प्ले मेरे ख्याल से रहा होगा आपका जो बहुत बड़े लेवल पे रहा होगा। हाँ, सो किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की जगह है गुड़गांव में, जो म्यूजिकल थिएटर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि ब्रॉडवे जो है, उसका जवाब हमारा किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, बिकॉज उस स्केल पे होता है। तो उनके 2 शो थे, और मैं एनएसडी थर्ड ईयर में था, मैं पास आउट हो रहा था, तकरीबन 2 महीने रह गए थे मुझे अपना एनएसडी का कोर्स खत्म करने में, और मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैंने जाके ऑडिशन दे दिया, और उसके बाद भूल गया। और जब तक, इत्तेफाक देखिए कि जब तक मेरा एनएसडी का कोर्स कंप्लीट हुआ, एनएसडी का कोर्स कंप्लीट होने से तकरीबन 20 दिन पहले मेरे पास फोन आ गया कि मैं झुमरू में सिलेक्ट हो गया हूँ। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स, मतलब एनएसडी के हॉस्टल से अपना सामान उठा के किंगडम ऑफ ड्रीम्स के गेस्ट हाउस में रख दिया। और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वहाँ। दोनों ही नाटकों के रोज शो होते थे, मंडे छोड़ के, हर दिन। तो जब मैंने तकरीबन 4.5 साल किया, जिसमें झुमरू के मैं 1000 शो कर चुका था, और जंगूरा कुछ कम समय के लिए किया मैंने। जी और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बिकॉज फिर मुझे समझ में आया कि एक ही नाटक को रोज करना अपने आप को एक
अलग तरह की ग्रोथ देता है आपको, अलग हर दिन उसी नाटक को करके आपको अलग चीजें मिलती हैं, अलग चीजें समझ में आती है। जी बिल्कुल। तो वो हाँ, वो चीज़ रोहित भाई आपने सही कही कि वो नाटक का वो आपको एक्सपीरियंस मिला तो वो आपने एंजॉय किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ड्यूरिंग एनएसडी और वो जब आप प्लेस भी कर रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब डिड यू थिंक कि आप आगे चल के फिल्में करूँगा? नहीं नहीं क्योंकि नहीं वो कहीं नहीं। क्योंकि अभी अभी जो लोग मेरे ख्याल से अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो लोग देखते हैं, वो ये परफेक्ट पर्सपेक्टिव ज़रूर देखते हैं कि उन्हें लगता है कि आगे चल के थिएटर करेंगे तो सीखेंगे फिर फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था दिमाग में। कुछ चीजें देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये सोच के एनएसडी जाते हैं कि मुझे फिल्म ही करनी है। और कई लोग जैसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं एनएसडी के, जो अपने अपने रीजन्स में जाके बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरी एक बैचमेट है सहाना, वो कर्नाटका में नीनासम एक थिएटर इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ाती है। मेरा बैचमेट है गुना, जो असम में बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रीजनल थिएटर कर रहे हैं अपनी अपनी जगह वापस जाके। मैं फिल्में करूंगा ये सोच के एनएसडी नहीं आया था। कुछ चीजें इत्तेफाक से होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। बिकॉज जैसे लोगों को लगता है कि मेरी पहली फिल्म बरेली की बर्फी है, लेकिन मैं जो दिल्ली में ही था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स का ही पार्ट था। मैं उस समय एक फिल्म कर चुका था जिसमें मैं पंकज त्रिपाठी के साथ लीड रोल कर चुका था उस फिल्म में। बट दुर्भाग्यवश वो फिल्म कभी आई नहीं। तो फिल्म कभी आई नहीं, लेकिन इनर सर्कल के लोगों ने वो फिल्म देख ली थी। पंकज भाई मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे थे, दो चार डायरेक्टर मुझे जानने लगे थे। फिर उसके बाद तो मैं मुंबई आया नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरा काम देख लिया था। जी, तो वो हाँ, वो तो चीज़ है कि वो पैशनेट करती है, क्योंकि आप कुछ हाँ बोल रहे थे। हाँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि संयोग से संयोग बनता चला गया। हाँ जी मतलब बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूं कि फिल्मों में आने के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है तो वो झूठ है। ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया है। मैं अपना काम कर रहा था। मुझे थिएटर करना बहुत पसंद है, मुझे थिएटर पढ़ाना बहुत पसंद है। मुंबई में मेरे एनएसडी के बैचमेट हैं जिनका नाम है श्रीकांतो रॉय। उनका एक थिएटर इंस्टीट्यूट है जहां मैं पढ़ाता हूँ, और खाली समय में वहां के स्टूडेंट के साथ मैं थिएटर करता हूँ, मैं नाटक करता हूँ। जी बिल्कुल। तो वो लेकिन कहीं न कहीं ये बात है कि थिएटर जो है वो फ़िल्मों मतलब फ़िल्मों से रिलेट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली कहीं न कहीं वो शिफ्ट कर जाता है। जो एक्टर आता है वो वो सोचता है कि मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी फ़िल्म करके, आफ्टर एनएसडी, आफ्टर कहीं भी थिएटर करने के बाद। वो तो है ही। मतलब देखो, ऐसा है सूरज की उसमें कोई भी एक फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। कई लोग थोड़ा सा ग्लैमर उनको लगता है ज्यादा है, कई लोगों को लगता है इज्जत ज्यादा है, कई लोगों को लगता है पैसा ज्यादा है। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मुझे लगता नहीं कि अगर कोई थिएटर छोड़ के फिल्में चूज करता है तो उसको थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये इंसान की अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, वो क्या करना चाहता है, भले ही उसके रीजन कुछ भी हो। तो जी, मुझे लगता है ये आपकी जिंदगी, आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो। मैंने जिंदगी में 14-15 साल बहुत थिएटर किया, और अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। और मुझे बीच में फिल्में करने से भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा भी मिलता है अच्छा, और एक अलग अनुभव भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ है, कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी बात करूँ कि मतलब जब आप थिएटर करते हो ऑन स्टेज, तो वो जो फीडबैक हम्म। होता है ऑडियंस का, लाइव फीडबैक होता है, आपको मिलता है कि आपने कोई हाँ पंच दिया, आपने डायलॉग बोला, उस पे तालियाँ बज गईं, लोग हू करने हम्म। लगे। और हाँ अभी आप फ़िल्में कर रहे हो, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें इतनी पैरेलली करी हैं, थिएटर बहुत साल किया। तो अभी आप फ़िल्में हम्म। कर रहे हो, तो अभी भी आपको फीडबैक मिलता है, वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, या ऐसे अभी जैसे मैं आपसे इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ, या जनरली कोई मिलता है तो आपसे बात करता है कि यार आपने क्या रोल किया था, वो फॉरगॉटन आर्मी का क्या रोल था, वो क्या स्पिरिट थी। तो उस चीज़ को हम्म। आप कैसे देखते हो कि वो फीडबैक बेस्ट था या जो अभी मिल रहा है, या फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि क्या होता है कि ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपका कभी मीठा खाने का मन करे, तो अगर आप चूज करते हो कि मुझे अभी बेसन का लड्डू खाना है, तो जलेबी खाने की अभिलाषा मन में ही रह जाएगी, है ना। और अगर आप चूज बिल्कुल। करते हो जलेबी खाना, तो जलेबी का स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा कि काश बेसन का लड्डू खाया होता। तो जो दोनों ही मीडियम है, थिएटर और फिल्म, उन दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। जब आप थिएटर करते हैं तो आपको वो जो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, वो डेफिनेटली आप मिस करते हैं फिल्म में। कि वो फिल्म में तो हमने तो 2 साल पहले शूट कर दिया, तो वो जो रिएक्शन मिलता था, ताली मिलती थी, सीटी मिलती थी, वो तो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक दूसरी चीज अगर देखें, तो मैंने तो फॉरगॉटन आर्मी 2 साल पहले कर दी, लेकिन लोग आज भी देख रहे हैं। लेकिन मैंने दो हाँ, साल पहले जो प्ले किया था, वो इंसान आज तो नहीं देख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो कहीं जलेबी का स्वाद ले लीजिए, कहीं बेसन का लड्डू का स्वाद ले लीजिए, बस इतना फर्क है। आपको एक ही चीज में सब कुछ नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल रोहित भाई, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया आपने। तो वो चीज़ है। तो बरेली की बर्फी के बारे में बात करेंगे। बरेली की बर्फी आपको मतलब पहली फिल्म कैसे मिली? हालांकि आपने बताया कि उसके पहले भी आपको एक फिल्म मिल गई थी, वो नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो जो फिल्म पर्दे पर आई पहली बार, तो वो कैसे आपको मिली? शुरुआत कैसे हुई? मैं मुंबई में था और एक्चुअली मेरा एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं बेड रेस्ट पे था और मुंबई आए हुए मुझे कुछ 3-4 महीने हुए थे। और मुंबई आते ही एक छोटा सा दुर्घटना हुई और मैं बिस्तर पे था, दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी और मैं कहीं निकल नहीं रहा था, घर पे रेस्ट कर रहा था और मुझे फोन आता है मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से कि एक ऑडिशन देने आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ ऑडिशन देने के लिए। मैं ऑडिशन देने पहुंचा, मैंने स्क्रिप्ट देखी और मैंने डायलॉग्स बोल दिया। मुझे नहीं पता फिल्म का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन है, को एक्टर कौन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद मैं ऑडिशन देके मैं जा ही रहा था, तो मैंने पता नहीं क्यों वो जो ऑडिशन ले रहे थे उनसे पूछा कि ये जो आपने ऑडिशन लिया है ये किस फिल्म के लिए, इस फिल्म का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा इस फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी। तो मैंने कहा बरेली की बर्फी मतलब कहानी बरेली में बेस्ड है? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा मैं एक बार फिर से ऑडिशन दे सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ नहीं, आपने दिया वो अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मैं एक बार और देना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो मैंने जो दूसरी बार किया उसमें बिल्कुल ठेठ बरेली की लैंग्वेज में मैंने बोला, क्योंकि मैं यूपी का हूँ तो मुझे चीजें पता है। तो पहले मैं खड़ी भाषा में शुद्ध हिंदी में बोल रहा था जैसे डायलॉग्स लिखे हुए थे, फिर मैंने वो ठेठ बरेली में बोल दिया और मैं चला आया। और आने के बाद अगले दिन मेरे पास फोन आया कि आपको सुबह 7 बजे फिर से आना। क्यों आना है ये मुझे पता नहीं था। तो मुझे लगा कि कई बार क्या होता है, डायरेक्टर्स फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ ऑडिशन करते हैं, तो शायद अब एक राउंड और ऑडिशन करेंगे, शायद उनको ऑडिशन अच्छा लगा हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और जब मैं पहुंचा तो जिस रूम में मुझे बुलाया गया था, वो रूम जब मैंने खोला तो मैंने अंदर देखा कि पंकज त्रिपाठी बैठे हुए हैं, राजकुमार राव बैठे हुए हैं, कृति सेनन बैठी हुई हैं, आयुष्मान खुराना बैठे हुए हैं। मुझे लगा मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाहर आ गया। तो जिन्होंने मुझे फोन किया था मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे जाना कहाँ है? तो बोले वो सामने तो कमरा है। मैंने कहा नहीं नहीं, उस कमरे में कोई मीटिंग चल रही है, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आप शायद मुझे गलत एड्रेस दे रहे। कहते नहीं, आपको उसी कमरे में जाना है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उस कमरे में क्यों जाना है। उस कमरे में गया और चुपचाप जाके बैठ गया। फिल्म का नरेशन शुरू हो गया, फिल्म का पूरा नरेशन हो गया और उसके बाद मैं बैठा हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कोई बताओ। तो फिर मुझे पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया, फिल्म की कहानी सुनाई जा रही थी। तो कितना कुछ ऐसा अमेजिंग, हुआ था। बहुत ही अमेजिंग मोमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक तो ऐसे एक्टर के साथ काम करने की जो मतलब एक इच्छा का है, या फिर जो ये रहता है कि सीखने को बहुत मिलता है, आप सीखते चले जाते हैं और आगे पहली फिल्म अगर ऐसे माहौल में मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। हालांकि पंकज त्रिपाठी जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके थे, तो वो भी एक अच्छी बात थी। फॉरगॉटन आर्मी मैंने जब देखी थी तो मतलब ये सवाल, हालांकि जितनी भी मैंने आर्मी से रिलेटेड फिल्में देखी हैं वो रह जाता है जहन में कि जब आर्मी से रिलेटेड फिल्में बनती हैं, वहाँ पे जो सारे सोल्जर्स होते हैं, इतनी भीड़ होती है, तो सेट पे माहौल कैसा रहता है? क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है बहुत लोगों के माइंड में आता होगा, क्योंकि यार इतना इतना ज़्यादा जोश रहता है, इतना वार्म बिहेवियर रहता है एक्टर्स का भी, और इतना वार्म एटमॉस्फेयर रहता है, तो वो सेट का माहौल कैसा रहता है ऑफ द कैमरा? सो फॉरगॉटन आर्मी के अलावा मैंने कोई आर्मी प्रोजेक्ट तो किया नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट है, बट हमने लगातार 3-4 महीने शूटिंग की है। तो मैं आपका उसमें रोल बहुत ही एक तरीके से लीड रोल था, तो पूरा आपने पूरी फिल्म पूरा वेब सीरीज करी है। जी, तो मेरा जो अनुभव रहा वो इतना था कि बहुत अच्छा माहौल था। और आपने चूंकि सीरीज देखी है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे कपड़े सेम है थ्रू आउट द सीरीज। सिर्फ क्या है, एक जगह फुल पैंट हो जाती है, एक जगह, लेकिन स्टार्टिंग में तो ज्यादातर वो हाफ पैंट रहती है, वो जो हाफ पैंट। सोल्जर जब हम ब्रिटिश आर्मी में होते हैं तो हाफ पैंट होती है, जब हम आजाद हिंद फौज में आ जाते हैं तो फुल पैंट हो जाती है। फुल पैंट हो जाती है, फुल, बस इतना अंतर था, बाकी थ्रू आउट कपड़े सेम। उस कपड़े सेम होने से इतना बड़ा डिफरेंस पड़ा कि वो कॉस्ट्यूम जो थी वो हमारा कैरेक्टर बन गई थी। कमाल की बात ये थी, नॉर्मली क्या होता है फिल्मों में आप जाते देखते हो, अच्छा आज क्या पहनना है, आज ये वाली शर्ट पहननी है, आज ये वाली पैंट पहननी है, अच्छा आज ये वाला लॉकेट पहनना है, अच्छा आज ग्रीन कलर की जैकेट है, आज ये है, आज वो। उसमें थ्रू आउट आपकी एक ही कॉस्ट्यूम। तो वो एक बात जो बोलते हैं ना कि वर्दी का अपना एक कैरेक्टर होता है, वो मुझे समझ में आया इस प्रोजेक्ट को करते हुए।
तो जैसे ही शुरुआत के 4-5 दिन के बाद एहसास हुआ कि इस वर्दी में कुछ बात है गुरु, वो पहनते ही कुछ एक अजीब सी ठसक आ जाती थी अंदर। मतलब उसको अहंकार नहीं कहेंगे, गुरूर नहीं कहेंगे, उसको ठसक कहेंगे यूपी में लैंग्वेज में बिल्कुल बोलूं तो, बिल्कुल। कि वो पहन के तो ठसक आ जाती थी कि हम कुछ हैं। जी तो वो एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था कि वो कॉस्ट्यूम पहनते ही, और एक्चुअली वो जो पूरी शूटिंग रही वो हमारे लिए आर्मी ट्रेनिंग जैसी ही थी। बिकॉज एक डिसिप्लिन था जो हम लोग मेंटेन करते थे। नॉर्मली क्या होता है कि सेट पे जब आप एक्टर होते हैं और आपका सीन है, सपोज कि आपको गन चलानी है, तो स्पॉट दादा वगैरह होते हैं जो गन पकड़े खड़े रहते हैं। उसके बाद जब शॉट लग जाता है, कैमरा सेट हो जाता है और एडीज आके बोलते हैं सर शॉट रेडी है, तो उसके बाद स्पॉट दादा आपको गन देते हैं, आप गन चलाते हैं, जैसे कट होता है स्पॉट दादा गन ले जाते हैं। नॉर्मली फिल्मों में ऐसा होता है। लेकिन जितने भी हम थे, मतलब मैं और सनी ही नहीं, जितने भी सोल्जर्स थे वो अपनी गन थ्रू आउट अपने साथ रखते थे। जैसे ऊपर पहाड़ पे शूटिंग है तो आधा घंटे चढ़ के पहाड़ पे जाना है, तो हम अपनी गन अपने साथ में लेके पहाड़ पे जाते थे। शूटिंग खत्म करके अपनी गन साथ में लेके आते थे और गन और कॉस्ट्यूम एक साथ वैनिटी में छोड़ते थे। ये वो हमारा एक पार्ट है। मतलब उसकी स्पॉट दादा नहीं चाहिए, हम अपनी गन खुद ही कैरी करेंगे। तो इस तरह की चीजों से क्या था कि वो फील आने लगा था कि हाँ, हम एक्चुअली उनका जीवन, उन्होंने जो जिया उसका तो शायद हम 0.1% भी नहीं जी सके, लेकिन कुछ एहसास हमें मिला कि वो कैसे रहते होंगे या वो कैसे अपने जीवन में उनका आचरण रहता होगा। जी बिल्कुल, वही तभी वो मतलब कैरेक्टर भी इतना अच्छा आ गया, बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी, क्योंकि जो आपने उसके पीछे जो काम किया, जो मेहनत करी, क्योंकि साथ में लेकर चले। को स्टार के साथ भी जो आपका बिहेवियर था ऑफ द कैमरा, जो रिलेशन बना था, उसके बारे में अगर हल्का कुछ बताएं कि अरशद और सोडी पीछे ऑफ द कैमरा वो कैसा रिलेशन बना था, क्योंकि 3 महीने तक साथ रहना। और करेक्ट। तो मैं बताऊं, मेरा और अरशद, मतलब मैं अरशद था और सोडी सनी थे। हाँ तो जी एक बहुत इत्तेफाक की बात क्या हुई थी, जब इसके ऑडिशंस चल रहे थे, तो ऑडिशंस जब लिए जा रहे थे तो पेयरिंग में लिए जा रहे थे कि एक एक दो लोगों को बुलाते थे एक्टर को, और एक को बोलते थे अरशद करने के लिए, एक को बोलते थे सोडी करने के लिए। तो उनको ये देखना था कि जो 2 लोग सिलेक्ट होंगे वो कॉम्बिनेशन में कैसे लगेंगे। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन मैंने और सनी ने साथ में दिया था, वेयर ही वाज प्लेइंग सोडी एंड आई वाज प्लेइंग अरशद। जी और ये ऑडिशन का फर्स्ट राउंड देने के बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद मेरे पास फोन आया कि सर सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन होना है। तो हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, उन सिलेक्ट लोगों में की 2 दिन की वर्कशॉप होगी, और उस वर्कशॉप में फाइनल होगा कि कौन सोडी होगा और कौन अरशद होगा। तो शायद 3 या 4 अरशद थे, 2 या 3 सोडी थे, और उनके साथ हम लोगों की वर्कशॉपिंग होनी थी। उस वर्कशॉप में भी इत्तेफाक से मैं और सनी ही हमेशा साथ में पेयरिंग बनती थी। ये इत्तेफाक था। तो हम लोगों को जब पता चला कि हम फाइनली इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं कि सनी सोडी करेगा और मैं अरशद करूंगा, हमारी दोस्ती उससे पहले ही हो गई थी। और वो रिफ्लेक्ट भी होती है सीन्स में, बिकॉज हम ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। मतलब हम 3, इनफैक्ट मैं, शर्वरी और सनी, और बहुत मस्ती की है साथ में हमने, बहुत। जी बिल्कुल, तभी वो कैरेक्टर भी इतना उभर के आया फिल्म में, वो वेब सीरीज में हमें दिखाया पूरा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मज़ा आया देख के। अगर रोहित भाई आपसे कहूँ कि थिएटर के बारे में इतनी बात करी, मूवीज़ के बारे में, लेकिन अभी मैं आपका एक लाइव सेशन देख रहा था 2-3 दिन पहले, वहाँ पे मैंने मैसेज भी डाला था आपको कि भाई इंटरव्यू करना है, तो आपने उसके बाद रिप्लाई किया था। तो वो था कि वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा देख के लग रहा था कि आपने बात करी थी कि कोई ऐप आया है, आप विक्रम कोचर से बात कर रहे थे कि एक ऐप आया है यार, उसमें वो बहुत सारे नाटक हैं, तो वो नाटक देखते हैं, वो ऐप खोल ले रही है, ऐसे करके बात हो रही थी। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा था कि आज के टाइम पे भी जहाँ पे लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम की बात करते हैं, हालांकि वो भी आपका पेशा है, उस पर भी काम करते हैं, आपकी फिल्में आती हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आप एक ऐसे ऐप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं पब्लिकली, जहाँ पे एक नाटक है, बहुत सारे महाराष्ट्र नाटक हैं और ये है वो है। तो आप मतलब कैसे देखते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ चेंजेस कुछ करूँ कि अभी भी नाटक जो है वो लोगों के अंदर काफ़ी आए? क्योंकि अब नाटक मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा देखते हैं जो खुद करते हैं। आप अगर मैं नाटक देखने भी जाता हूँ लखनऊ में भी, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा देखने आते हैं, अ, उसके मायने आम पब्लिक के मायने। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि ऐसा होना चाहिए कि नाटक के प्रति लोगों के अंदर, और या मुश्किल है? नहीं, मैं सच बताऊं सूरज, मैं बहुत ईमानदारी से इस बात का जवाब दूंगा, और इसमें कोई शेखी बघारने की बात नहीं है कि मैं ऐसा कोई झंडा लेके नहीं चल रहा हूं कि मैं थिएटर में क्रांति ला दूंगा, लोगों को थिएटर दिखा दूंगा और उनको बताऊंगा थिएटर कितना इंपॉर्टेंट। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। जी मैं थिएटर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे थिएटर करने में मजा आता है। मैं थिएटर इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे थिएटर देखने में मजा आता है।
स्वांता सुखाए वाली बात है मेरे लिए तो, क्योंकि हर इंसान को जीवन में वो करना चाहिए जिसमें उसको मजा आता है। तो मैं ऐसा कोई मुगालता नहीं पाले हूँ कि मैं दुनिया को जनरेशन बदल दूंगा और मैं दिखाऊंगा, मैं थिएटर के लिए ये कर दूंगा, और मैं कुछ नहीं कर दूंगा थिएटर के लिए। मैं थिएटर इसलिए करता हूँ कि मुझे मजा आता है। मैं आज भी प्लेस पढ़ता हूँ, मुंबई में 5 साल हो गए मुझे, पिछले 5 साल में 11 प्ले कर चुका हूँ, जिसके तकरीबन 30 से ज्यादा शोज किए हैं मैंने। तो मैं थिएटर इसलिए करता हूँ, मुझे मजा आता है। वो ऐप मैं इसलिए बोल रहा था कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे देखने है नाटक। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, आपका मन करे तो देखो, आपका मन नहीं करे, आपको जो अच्छा लगता है, आपको हॉटस्टार अच्छा लगता है, आपको ऑल्ट बालाजी अच्छा लगता है, आपको नेटफ्लिक्स अच्छा लगता है, आपको जिसमें खुशी मिले आप वो करो। मुझे जिसमें खुशी मिलेगी मैं वो करूंगा। जी रोहित भाई, वो बहुत ही अच्छी बात है कि अपना एक चीज लेके चलना है आगे। जो आगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हम अपना मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर चीज़ अच्छी होगी तो लोग देखने आएंगे, फिर चाहे वो थिएटर हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बहुत ही सही बात है। इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो जनरली ये क्वेश्चन रहता है कि आपको इंडस्ट्री में या आपको अपनी एक्टिंग लाइफ में जो एक्टर्स का एक पूरा ऑरा बन जाता है, उसमें सबसे बेस्ट थिंग क्या लगती है, लोग ये पूछते हैं। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल है मेरा कि आपको कोई ऐसी चीज़ लगती हो जो इंडस्ट्री के प्रति या आपकी खुद की एक्टिंग लाइफ के प्रति, जिसमें मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना है, लेकिन आपको लगता हो कि ये चीज़ बदलनी चाहिए कि यार मेरी इंडस्ट्री में ये चीज़ है ना, ये थोड़ी खराब है, ये बदलनी चाहिए सबके पर्सपेक्टिव से, तो कोई चीज़ अगर आप ऐसे पॉइंट आउट करना चाहें? नहीं देखो, बेसिकली क्या है कि मैं आपको बताऊं, जब इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं, इससे पहले लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है सूरज, लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री के बारे में क्या ऐसा है, तो इंडस्ट्री कहीं दूसरे ग्रह से तो आई नहीं है। जी सिंपल सी बात है ना। इंडस्ट्री के लोग यहीं के लोग हैं, इसी पृथ्वी के लोग हैं, है ना। कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कर्नाटका से है। इंडस्ट्री उसी समाज का हिस्सा है, समाज के हम हैं। इंडस्ट्री की भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे समाज की प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री अलग नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि पिछले 2 साल से एक मुद्दा चल रहा है नेपोटिज्म, कि लोग बोले नेपोटिज्म। मैं एक बात सोचता हूँ और बोलता हूँ, और कई बार मेरे साथी कलाकार इस बात से गुस्सा भी हो जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं अपने नजरों में सही, किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो नेपोटिज्म 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 कह रहे हो कि नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है, मुझे ये बताओ कहाँ नहीं है। आप इंडस्ट्री का नाम लेके झंडा उठा के बोलते हैं इंडस्ट्री में नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। जब तक इंसान इस धरती पे जीवित है, भाई भतीजावाद चलता ही रहेगा। आप अगर इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आप पैसा कमाओगे तो उसको अपने बेटों पे खर्च नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? अपने दोस्तों यारों पे खर्च नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? आप करोगे। और जो पैसा आपने कमाया है उस पे, उसको खर्च करने का अधिकार सिर्फ आपका है। मैं कौन होता हूं आपको ये बताने वाला कि अपना पैसा यहाँ खर्च करो या वहां खर्च करो? कौन सी फील्ड में नेपोटिज्म नहीं है? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता? और सबसे बड़ी बात, आप सबसे बड़ी हिस्ट्री पॉलिटिक्स की उठा के देख लीजिए, पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन नहीं बनते। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिली, लालू यादव का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है। कहाँ नहीं है नेपोटिज्म? इंडस्ट्री को लेकर नेपोटिज्म का झंडा क्यों उठ जाता है? और मैं तो तब भी पैरवी कर रहा हूं जबकि मैं नेपोटिज्म मैं प्रोडक्ट नहीं हूं। लेकिन मैं इतनी बात समझता हूं कि नेपोटिज्म जीवन के, जब तक इंसान है, क्योंकि इंसान है तो उसको लगाव होगा अपनों से, और तब तक नेपोटिज्म रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने ये सवाल काफी और लोगों से ही पूछा था। अभी इसके पहले मेरी विक्रम कोचर से बात हो रही थी, उनके साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही सेम बातें बताई थी कि नेपोटिज्म ऐसा नहीं है। और वो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं बहुत इसको गलत भी नहीं मानता हूँ, ये बहुत गलत नहीं, क्योंकि अगर जनरली भी देखें कि अगर कोई एक्टर है वो अपने बेटे को तो ये कहेगा ना कि यार तुम एक्टर बनो, मैं सपोर्ट करूंगा, ये नहीं कह सकता कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर वो उस फील्ड में है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अगर जिस फील्ड में हो मेरा बेटा उस फील्ड में आ जाए तो और अच्छी बात है, हालांकि मेहनत उसकी खुद की होती है। और एक्टिंग ऐसी फील्ड है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे पब्लिक आपको खुद रिजेक्ट कर देगी। हाँ, मतलब एक्टिंग के मामले में ऐसा है कि दुनिया का हर आदमी क्रिटिक है। आप चाय की दुकान में जाके बैठ जाओ, सब बता देंगे ये अच्छा एक्टर है, ये बुरा एक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज रहती है। तो ये है, अगर हम एक्टिंग फील्ड देखें, राइटिंग देखें, डायरेक्शन देखें, तो वहाँ पे ये होता है कि हम अपने आप को खुद नहीं कह सकते हम कितने अच्छे एक्टर हैं या खराब है। वो हमें जनता बताती है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो। करेक्ट, तो करेक्ट। वो चीज़ बहुत सही है। तो रोहित भाई, काफी बातें हो गई इंडस्ट्री को लेकर, जनरली आप बात करते होंगे, सब लोग आपसे यही सब पूछते होंगे, आप बोर भी हो जाते होंगे काफी। तो ये कि थोड़ा सा लखनऊ के बारे में बताएं, शहर के बारे में बात करें, लखनऊ के बारे में बताएं, जब आप आए थे तो क्या कुछ कोई अगर किस्सा हो। लखनऊ शहर किस्से बहुत है, मतलब किस्से इतने हैं कि किताब लिखी जा सकती है उस पे, वो 10-15-20 मिनट की बातचीत में आएंगे नहीं। और
कभी मौका मिला तो मैं लिखूंगा भी जरूर, क्योंकि बिल्कुल लखनऊ वो शहर है, मुझे लगता है कि मेरे करियर को शेप जिसने दिया है वो लखनऊ ने दिया है। जब मुझे ज्ञान हुआ कि एक्टिंग क्या है या कैसे करना है, वो सारी चीजें लखनऊ से मिली। सारे दोस्त मेरे वो लखनऊ के आज तक हैं, और लखनऊ ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और कमाल की बात देखिए कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो ज्यादातर लखनऊ के होते हैं। बरेली की बर्फी पूरी तरह से लखनऊ में शूट हुई थी फिल्म। उसके बाद मैंने जबरिया जोड़ी एक फिल्म की थी जिसमें मेरे ज्यादातर पोर्शन कट गया था, मतलब मेरा ट्रैक पूरा ही कट गया था, लेकिन इसके फिर भी बारे में मैं सुना भी था, आपने पहले भी बात की थी उसके बारे में। हाँ, लेकिन तकरीबन 10-12 दिन मैंने उसको लखनऊ में ही शूट किया था। उसके बाद लव जे एक्शन एक वेब सीरीज हाँ। मैंने की थी, वो पूरी लखनऊ में शूट थी, लखनऊ और कलकत्ता में। और उसके बाद अभी मैं लास्ट प्रोजेक्ट करके आया हूँ, वो भी लखनऊ में करके आया हूँ। तो लखनऊ मुझे लगता है कि लखनऊ और मैं ऐसे मिल गए हैं कि वो अलग हो नहीं सकते अब। और किस्से तो इतने हैं कि वो एक किताब ही लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने लास्ट प्रोजेक्ट का जिक्र कर दिया, हालांकि मुझे पता है बाउंडेशन होगी, मैं कुछ नाम वाम नहीं पूछूंगा, लेकिन हल्का से ये बताएं कि जो आपने लास्ट प्रोजेक्ट किया है वो मतलब क्या रोम कॉम है या कॉमेडी टाइप का एक ऐसा प्रोजेक्ट है? नहीं, वो चूंकि मार्केट में उसके बारे में न्यूज आ चुकी है, तो छुपाने उसमें नहीं छुपाने का कोई मतलब नहीं है। फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है जोगीरा सारा रारा। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ये फिल्म है। काम रहेगा। अभी तक जो आपने काम किए हैं काफी बहुत ही अच्छा लगा काम देखकर, क्योंकि आप एक्टिंग को बहुत बहुत ही सीरियसली लेते हैं। आप एक्टिंग पे मुझे दिखता है कि आपकी मेहनत जो रहती है वो एक्टिंग पे ज्यादा रहती है। तो वो चीज़ है, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं एक्टर जो है वो काफ़ी और चीज़ों को लेकर भी जुड़ जाते हैं, फेस एक्सप्रेशंस की बात करें या फिर ऐसे बात करें, लेकिन एक्टिंग पे आपकी काफ़ी मेहनत रहती है, वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। रोहित भाई, एक मतलब बस सेशन एंड ही कर रहे हैं, थोड़ा सा एक दो सवाल पूछते हैं कि लखनऊ की बात हो गई, लेकिन मुंबई की भीड़ के बारे में आप क्या कहोगे? मुंबई में भीड़ है एक्टर्स भाई की जो दोस्त। एक्टर्स की भीड़ जो है, मतलब टैलेंट की भीड़ है वहाँ पे, मैं एक तरीके से कहूँगा एक्टर, राइटर, डांसर्स, हम्म सिंगर, सबकी भीड़ है। तो उस भीड़ के बारे में आप क्या कहोगे? और साथ में एक सवाल जुड़ा और है कि जो स्टूडेंट, जो लड़के नए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि मुंबई की भीड़ के बारे में वो कैसे समझे और क्या सोच के जाएं, क्या सोच के वहाँ काम करें, मेहनत करें? यार, दो चीजें हैं। एक तो जो मेरी सलाह है नए साथियों को, वो ये है कि एक तो यार अपने ऊपर थोड़ा काम करके आओ। बिकॉज क्या होता है कि कुछ काम करके आते नहीं, उनको लगता है मुंबई पहुंच गए तो मतलब एक्टर बन गए। तो ऐसा नहीं है। अपने ऊपर थोड़ा काम करके आओ, थोड़ा साहित्य पढ़ के आओ, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज तो, भले चलो आप एनएसडी और एफटीआई पास आउट नहीं हो, लेकिन 2 साल थिएटर करके आओ अपने शहर से, ताकि बेसिक नॉलेज हो। कोई आपको ये ना बोले कि ये डायलॉग बोलना सीख गया। तो क्योंकि क्या है, मुंबई बहुत महंगा शहर है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का महंगा शहर है न्यूयॉर्क के बाद। तो वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आप वहां सीखोगे आके, तो आप अपने घर वालों का कितना पैसा बर्बाद कर दोगे तो आप खुद ही समझ लो। हाँ, अल्टर अनलेस अगर आप बहुत अमीर परिवार से हैं तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और सपने आपके हैं अभिनय करने के इंडस्ट्री में, फिल्मों में, तो एक मेरी पहली सलाह तो ये है कि अपने ऊपर थोड़ा काम करके आओ, अपने आप को थोड़ा निखार के आओ, थोड़ा अपने स्किल को ब्रश करके आओ, पहली चीज। दूसरी चीज, नए लोगों में मुझे एक प्रॉब्लम जो लगती है मुंबई की भीड़ में, कि कोई बैलेंस नहीं है। या तो लोग इधर है या इधर है। अब जब इधर और इधर का है कि दो तरह के लोग हैं जो नए एक्टर्स हैं, वो या तो एक जो है जो सिर्फ जिम जाते हैं, जो सिर्फ अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, जो वीएलसीसी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर शाम को जुम्बा क्लास जाते हैं, फिर वो स्विमिंग क्लास जाते हैं, लेकिन वो एक्टिंग पे काम नहीं करते। और दूसरी ब्रीड वो है जो दिन भर सिर्फ एक्टिंग पे काम करते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करते, कि लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे संभ्रांत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, उनको थोड़ा ये समझना चाहिए, इनको थोड़ा ये समझना चाहिए, और बैलेंस एक, तो शायद चीजें आसान हो। कि आप दुनिया भर के अगर 8 घंटे अपने शरीर पे और स्किन पे लगा रहे हो, तो आधा 1 घंटे एक्टिंग पे भी काम कर लो। और आप दिन में 18-20 घंटे अगर धूप में जल के नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हो, एक्टिंग पे काम किए जा रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम कर लो। तो बस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा रोहित भाई आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा बात करके अरे और बहुत मजा आया। इंटरेस्टिंग लगा होगा, चीज़ें, सवाल अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ओके, थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू। थैंक यू सूरज, थैंक यू, बाय बाय।